एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मिड वेक्टर्स। सो प्लाज्मिड क्या होता है? सबसे पहले वेक्टर से आप क्या समझते हो? व्हाट इज़ अ वेक्टर? वेक्टर का मतलब है व्हीकल ऑफ क्लोनिंग। यानी कि वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्लू वाला जो है दैट इज़ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपको इसे क्या करना है, हमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसे ट्रांसफ़र करना है, तो हमें एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज़ दिस इज़ पर्सन नंबर 1 एंड दिस इज़ ऑर्गेनिज्म नंबर 2। ओके, दो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो हमें क्या करना है कि इसका ये जो जीन है हमें इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हमें एक व्हीकल चाहिए और उस व्हीकल का नाम क्या होता है? वेक्टर। तो वेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर है। और प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज़ अ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सुपर कॉइल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल स्पीशीज़ में प्रेजेंट होता है। ये नॉन एसेंशियल होता है बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवल के लिए। यानी कि अगर ये नहीं भी होगा तब भी जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करेगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर प्लाज्मिड नहीं होगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, सपोज दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया में ये क्या होता है, उसका जीनोमिक डीएनए होता है और यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। दिस इज़ द प्लाज्मिड। ओके, दिस इज़ द प्लाज्मिड। और जो ब्लैक वाला है वो क्या है? इसका जेनेटिक जीनोम है। सो प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अगर प्लाज्मिड एब्सेंट होगा तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्लाज्मिड के होने से बैक्टीरिया को एडिशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके सर्वाइवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, खुद ऑटोनोमसली वो रेप्लिकेट करता है। साइज़ जो होता है वो वेरी करता है 1 to 1000 किलो बेस पर। इट हैज़ ओनली 1 or 2 कॉपीज़ पर सेल। यानी कि जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर होता है उसका जो कॉपी नंबर है वो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कॉपी नंबर से आप क्या समझते हो? हम कहते हैं कि एक जो वेक्टर होता है ना उसका कॉपी नंबर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो प्लाज्मिड है उसका कॉपी नंबर कम होता है। कॉपी नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑफ अ प्लाज्मिड विच आर प्रेजेंट इन अ सेल। जितना बड़ा आपका प्लाज्मिड होगा, मान लीजिए बहुत बड़ा प्लाज्मिड है, तो वो कम नंबर में प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के अंदर। जितना साइज़ छोटा होगा वो उतने ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा। सो ये क्या होता है? हमारा कॉपी नंबर होता है। अब जो हम प्लाज्मिड है हम उसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंजुगेटिव प्लाज्मिड। कंजुगेटिव प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनमें कि ट्रांसफ़र जीन प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसफ़र जीन। अब ये जो ट्रांसफ़र जीन होता है ये कंजुगेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज़ कंजुगेशन? जब एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के बीच में पाइलस का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू हमारा जो ये प्लाज्मिड है वो इधर से इधर ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो पाइलस का फॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू दिस पाइलस, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन बोलते हैं। एंड ये जो ट्रांसफ़र जीन्स हैं वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी कंजुगेशन ट्यूब नहीं बनेगी। दूसरे होते हैं हमारे नॉन कंजुगेटिव, यानी कि जिसमें ट्रांसफ़र जीन एब्सेंट होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ आप जो प्लाज्मिड है उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे पास आ रहा है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एफ यहाँ पे क्या है? एफ स्टैंड्स फॉर दी फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ओके, सो फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो होते हैं वो कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्लाज्मिड्स जिनके अंदर ट्रांसफ़र जीन प्रेजेंट होता है। यानी कि ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दे कैन बी इंसर्टेड इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑल्सो। वो क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर भी, बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर भी इंसर्ट हो सकते हैं। अब एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव क्या होता है?
सो सपोज़ करो हमारे पास दो बैक्टीरियाज़ है, एक के पास क्या है, ये ब्लू वाला फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है, और एक के पास नहीं है। जिसके पास ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड होगा उसे हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, और जिसके पास नहीं होगा उसे हम एफ नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। अब क्या होगा, जब कंजुगेशन होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में, ये हमारे पास फर्स्ट बैक्टीरिया था, ये हमारे पास सेकंड बैक्टीरिया था, इनके बीच में क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द पाइलस। यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन ट्यूब बनेगी। कंजुगेशन ट्यूब बनेगी तो ये जो F पॉजिटिव वाला था, अभी ये क्या है, F नेगेटिव है। दोनों के अंदर हम बना देते हैं इनका जीनोमिक DNA, एंड यहाँ पे हम बना देते हैं हमारा फर्टिलिटी प्लाज्मिड। अब क्या होता है, ये जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है इसका ट्रांसफ़र होगा इस बैक्टीरिया से इसमें, इसकी कॉपी जाती है, इसकी क्या जाती है, कॉपी यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी थ्रू दिस कंजुगेशन ट्यूब। अब ऐसा नहीं होता कि ये जो जो हमारा F प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र हो गया, कि ये ही उठ के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया और ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी रहता है, इसकी एक कॉपी जाती है। कॉपी कैसे जाती है, ये जो हमारा प्लाज्मिड होता है, ये जो हमारा F प्लाज्मिड होता है, इसमें आपका क्या होता है, रोलिंग, सर्कुलर रोलिंग रेप्लिकेशन होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है। मतलब सपोज़ करो कि ये हमारा F प्लाज्मिड था, तो यहाँ पे कट लगा, तो इसका ये जो है इस तरीके से ओवरहैंग बन जाता है, ये 3' OH हो गया। अब ये ऐसे ही सिंथेसाइज होता जाएगा इस डायरेक्शन में, ये ऐसे और सिंथेसाइज होता जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद अब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सर्कुलराइज हो जाता है, ये यहाँ से ब्रेक ऑफ हो गया। उसके बाद ये सर्कुलराइज होकर एक नया हमारा F प्लाज्मिड बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर रोलिंग रेप्लिकेशन। सो इस तरीके से यहाँ पे एक कॉपी जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, और जब F प्लाज्मिड F नेगेटिव में चला जाता है तो वो F पॉजिटिव बन जाता है। तो इस तरीके से दोनों क्या बन गए, F पॉजिटिव बन गए। सो नेक्स्ट आता है आपके पास R प्लाज्मिड, विच इज़ द रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। सो R here means the resistance plasmid, okay? So ये जो R plasmid होता है, they carry and transmit the antibiotic resistant genes from one bacterium to the another bacterium. So यहाँ पे क्या होता है कि जो ये R प्लाज्मिड है, नाम से पता चल रहा है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो जिस भी बैक्टीरिया के अंदर, सपोज़ करो ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका जीनोमिक मटेरियल है, और यहाँ पर इसके पास क्या प्रेजेंट है, R प्लाज्मिड प्रेजेंट है, विच इज़ दी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो अगर इसके पास रेजिस्टेंस प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये क्या होता है कि इसको मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक्स या कोई हमने टॉक्सिन्स कल्चर में प्रोवाइड करा, तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन है इन दी R प्लाज्मिड। सो ये क्या करते हैं, DNA जो हमारा बैक्टीरिया है उसको प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम दी मेडिसिन, फ्रॉम दी एंटीबायोटिक्स दैट वी टेक। और इसका एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो RP4, that is resistance plasmid 4 in Pseudomonas species of bacteria। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारे R प्लाज्मिड का। सो नेक्स्ट वन इज़ द कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड का मतलब है कि ये ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, कॉलिसिन्स, उसको बोलते हैं कॉलिसिन। अब ये जो कॉलिसिन होता है ये एक तरीके का टॉक्सिन होता है, बैक्टीरियोटॉक्सिन। सो ये बैक्टीरिया जो है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज़ कॉलिसिन्स, जो कि क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि अदर बैक्टीरियाज़ को किल कर देते हैं।
सो मान लीजिए कि उसके आसपास बहुत सारे कंपटीशन वाला माहौल है, न्यूट्रिएंट कंपटीशन वाला माहौल है, तो वो क्या करता है, एज अ डिफेंस में वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, कोलेसेंस, जो कि उसके आसपास के बैक्टीरियाज को मार देगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा COL-E1, कॉल प्लाज्मिड E1 इन द E. coli बैक्टीरिया। So this is the example for the col plasmid. Next category is cryptic plasmid. Cryptic plasmid means which have no apparent functional genes. कोई functional genes नहीं है। फिर आता है आपके पास degenerative plasmid. Degenerative plasmids क्या होते हैं? इनके अंदर ऐसे genes होते हैं जो कि स्पेशल एंजाइम्स का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्पेशल एंजाइम्स का क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सुपर बग वाली वीडियो में बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है विच इज़ स्यूडोमोनास पिट्यूडा। ओके, सो ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर प्लाज्मिड होते हैं जो कि डीजनरेटिव प्लाज्मिड होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? डीजनरेटिव प्लाज्मिड होते हैं। सपोज़ करो कि ये जो जीन है वो टॉल जीन है। टॉल जीन क्या कर रहा है कि ये, यानी कि ये जो कोड कर रहा है, ये जो जीन है वो कोड कर रहा है ऐसे एंजाइम को जो कि टॉलिन का डिग्रेडेशन करेगा। वैसे ही आपका जो NAH जीन होता है, NAH क्या करेगा? नैफ्थीन का डिग्रेडेशन करेगा, नैफ्थीन्स का डिग्रेडेशन करेगा, XYL ज़ाइलिन का डिग्रेडेशन करेगा। सो ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हाउ दिस बैक्टीरिया वर्क्स, सुपर बग बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज़ दी वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड का मतलब है जिसके अंदर वायरुलेंट फैक्टर्स होंगे टर्न बैक्टीरिया इनटू अ पैथोजन। सो इसके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को पैथोजन में बदल देते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला एंटेरिका बैक्टीरिया। एंड ऑल्सो आपका जो TI प्लाज्मिड होता है, द TI प्लाज्मिड भी आपका किसका एग्जाम्पल है? वायरुलेंस प्लाज्मिड का। सो वायरुलेंस प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया के अंदर होता है, और ये क्या करता है? TI प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर एक सेगमेंट होती है विच इज़ नोन एज tDNA। ये क्या करता है? क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है इन दी वुंडेड प्लांट सेल्स, टोबैको प्लांट सेल्स। ओके, सो ये थे हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ दी प्लाज्मिड्स। सो एक प्लाज्मिड के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जहाँ से कि रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जिससे कि हम पता लगा सकें कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं। उसके पास क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। एंड टू लिंक द फॉरेन DNA, द वेक्टर्स रिक्वायर अ फ्यू recognition sites for the restriction enzymes. More than one recognition site within a vector can complicate the gene cloning as it will generate several fragments. So अगर एक से ज़्यादा recognition sites हैं एक ही restriction enzyme के लिए तो उससे बहुत सारी fragments हो जाएंगी. So ligation of a foreign DNA can be carried out at a restriction site which is present in one of the two antibiotic resistance gene. सो ये हम अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं हमारे प्लाज्मिड्स का। सबसे पहला है PBr322। P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रॉड्रिगेज। और ये बॉलिवर और रॉड्रिगेज ने इन्हें डिस्कवर किया था इस प्लाज्मिड को, देयरफॉर उनके नाम पे ये प्लाज्मिड का हमने नाम रखा था। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज़ एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, और ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। अब ये जो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पे आपको दिख रही है PVU1 साइट, यानी कि जो PVU जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस साइट पर कट करेगा। जो PST1 है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो इस साइट पर कट करेगा,
जो आपका इको R1 है वो यहाँ पे कट करेगा। ये डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट्स दी रखी है यहाँ पर। और टेट्रासाइक्लिन का देखो यहाँ पे BAM H1 एंड SAL1, ये हमारी क्या हो गई, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गई। एंड यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, दिस इज़ द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो अगर आपको सिलेक्शन करना है रिकॉम्बिनेंस का या नॉन रिकॉम्बिनेंस का, तो उसके दो मेथड है। सबसे पहला है इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स कैसे किया जाता है कि अगर हम DNA को BAM H1 साइट पर कट कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा प्लाज्मिड था, इसकी जो BAM H1 साइट थी, हमने क्या किया, यहाँ पे एक कट प्रोड्यूस किया। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया। एंड कट करने के बाद जैसे ये कट हो गया, मान लीजिए यहाँ से ये कट हो गया, और हमने इसके अंदर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, दिस इज़ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंसर्ट कर दिया। तो जिस वेक्टर के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट गया होगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा, और बाकी क्या होंगे, हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। अब ये प्लेटिंग कैसे की जाती है, पहले आप ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट समझ लीजिए होता क्या है। सपोज़ करो कि ये एक हमारे पास बैक्टीरिया है, ये हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर अगर प्लाज्मिड चला गया है, अगर प्लाज्मिड चला गया है तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। और अगर नहीं गया है तो उसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है ये फर्दर आपके दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज़ द रिकॉम्बिनेंट एंड वन इज़ नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, देखिए जब आपने अपने वेक्टर को, ये आपका वेक्टर था, आपने इसको कट किया, आपने यहाँ पे कट किया, इसको कट लगाने से क्या हुआ, इधर स्टिकी एंड्स, ये जो होते हैं ये स्टिकी एंड्स होते हैं। ठीक है, आपने इसको कट किया एंड हमारे पास ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अगर ये इंसर्ट इसके अंदर चला जाता है तो इसे हम रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। बट एक और सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या था, प्लाज्मिड था, उसको हमने यहाँ पे कट किया था। कट करने के बाद मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं। तो ये आपस में भी क्या हो सकते हैं, लाइगेट हो सकते हैं। आपस में अगर ये जुड़ जाते हैं, सो इस तरीके से अगर ये आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। सो अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। अब मुझे बताएं कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखिए ये वाला क्या होगा, हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, और ये वाला क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, क्योंकि इसने क्या ले लिया, ये इंसर्ट ले लिया हमारे डिज़ायर्ड DNA का। अब हमें पता लगाना है कि इन सब का कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इसके लिए हम करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो जब हमने यहाँ पे कट लगा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, इसका मतलब अब ये जो प्लाज्मिड है, इसका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, ये क्या हो चुका है, इंटरप्ट हो चुका है। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो रहा नहीं। तो अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराएंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा, वो डाई हो जाएगा, क्योंकि अब तो उसकी रेजिस्टेंस ख़त्म हो चुकी है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरियाज को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के ऊपर ग्रो करते हैं। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे जब आप ग्रो करोगे तो जो आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो ज़िंदा रहेंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो मर जाएंगे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है दीज आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिनके अंदर कोई वेक्टर गया ही नहीं, कोई प्लाज्मिड जो है हमारा गया ही नहीं, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जब गया ही नहीं तो आपको पता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कौन है, जिसके अंदर प्लाज्मिड गया, क्योंकि जो हमारा प्लाज्मिड था उसमें क्या था अपने पास, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो सही था ना, हमने तो टेट्रासाइक्लिन पे कट लगाया था। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे जिसके अंदर प्लाज्मिड गया होगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे ग्रो हो जाएंगे। तो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेंट है
वो हमारे ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, अब हमें पता लगाना है कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। उसके लिए हम इनको टेट्रासाइक्लिन मीडियम के ऊपर ग्रो कराएंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम के ऊपर हम ग्रो कराएंगे। सो जब हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम के ऊपर ग्रो कराएंगे तो जो हमारे पास 2 बैक्टीरियाज थे, इसके अंदर क्या है, हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट चला गया था, तो ये हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट वाला है। और इधर हमारा जो डिज़ायर्ड इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो नहीं गया था, तो ये वाला हमारा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो जब हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम के ऊपर ग्रो कराएंगे तो हमारा जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो इसका तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इंटरप्ट नहीं हुआ है, तो ये ज़िंदा रहेंगे, और ये वाले क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को रिकॉम्बिनेंट वाले के अंदर इंटरप्ट कर रखा है। सो इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का पता लगा सकते हैं। अब ये जो सारा काम हो रहा है ये रेप्लिका प्लेट पर हो रहा है, ना कि हमारी मेन प्लेट पर। सो अब हम कंपेयर कर लेंगे, और जो हमारे रिकॉम्बिनेंट वाले, अब हमें वो पता चल गई कि हाँ, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जा चुका है वेक्टर के अंदर। So the recombinants can grow in the ampicillin containing medium but not on the tetracycline containing medium, whereas जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो दोनों पे ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन। कलर प्रोडक्शन के बेसिस पर भी हम ये कर सकते हैं। इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कैन ऑल्सो बी डिफ्रेंशिएटेड। तो आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को इस मेथड से भी कर सकते हो पता। अब ये कैसे करते हैं, सो हमारे पास क्या होता है, PUC18 वेक्टर होता है। अब ये जो वेक्टर होता है इसमें इस साइड क्या होती है, हमारी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है, और इस साइड में ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ दी लैक Z जीन। ओके, ये हमारे पास क्या है, लैक Z जीन है। अब ये जो लैक Z जीन होता है ना, ये लैक Z जीन किसको कोड करता है, इट कोड्स फॉर ए एंजाइम विच इज़ नोन एज दी बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो इट कोड्स फॉर दी बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को वो कोड करता है। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होता है, जब हम बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या है, एक एंजाइम है, हम इसको एक्स गैल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें ब्लू कलर शो करता है, इट शोज़ दी ब्लू कलर। देखो जो एंजाइम होता है, आपको पता है कि जब एंजाइम होता है उसको सबस्ट्रेट मिलता है तो प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज सबस्ट्रेट के साथ जब वो बाइंड करेगा, यानी कि जो हमारा एक्स गैल हम मीडियम के अंदर इसको प्रोवाइड करेंगे। देखो जिस पेट्री डिश में आप इसको ग्रो करा रहे हो, तो अगार के साथ आप उसको एक्स गैल भी उसके अंदर हम डालते हैं चेक करने के लिए। सो ये पेट्री डिश में होता है एक्स गैल। अब ये जब इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, कलर प्रोडक्शन, कि हमें क्या मिलता है यहाँ पे, कलर का प्रोडक्शन मिलता है। सो अगर वो एक्स गैल के साथ रिएक्ट करा है तो हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज़ मिलती हैं। तो ये अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लैक Z जीन है, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कट कर दिया। कट करने के बाद हमने यहाँ पर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये रेड वाला, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इस लैक Z जीन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो लैक Z बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा था पहले, जो बीटा गैल बना रहा था ये, वो अब नहीं बना पाएगा क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। सो जब ये नहीं बनेगा तो ये एक्स गैल के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, एक्स गैल के साथ, तो ये हमें ब्लू कलर शो नहीं करेगा, ये हमें वाइट कलर शो करेगा। सो ये हमें क्या शो करेगा, वाइट कलर शो करेगा। सो आपने देखा जो रिकॉम्बिनेंट वाला है, यानी कि जिसके अंदर इंसर्ट गया, वो हमें वाइट कॉलोनीज़ शो करता है।
सो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होगा जिसके अंदर इंसर्ट गया वो हमें वाइट कॉलोनीज़ शो करेगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है जिसके अंदर इंसर्ट नहीं गया हमारा, उसकी कॉलोनीज़ हमें कैसी दिखती हैं, ब्लू कॉलोनीज़। तो इस कलर के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सो द बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैविंग inserted plasmid shows no coloration, while without inserted will show the blue color colonies. So this is all about the plasmid. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.